बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ, राइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। और आज की क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता लगेंगी जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, आपने बुक में देखी हो, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है, राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं। सो प्लीज स्टे फोकस्ड, प्लीज वॉच टिल देन। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी के अभी, है ना, और लाइक बटन भी दबा दीजिए तो मैं अपना ये स्टार्ट करूँ। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट की हैं, राइट। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद चार्ज आखिर हम किसी को देते कैसे हैं। वी स्टडीड द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, राइट। हमने सारे मेथड्स देखे कि कांटेक्ट से कैसे होता है, फ्रिक्शन से कैसे होता है, एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हम अभी तक समझ चुके हैं, राइट। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं कूलम्स लॉ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, राइट। सो आप लोग सभी लोग अभी 10th क्लास में हैं, राइट। लेकिन सो ऑब्वियसली आपने 9th में अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा ना, राइट। न्यूटन सर ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी दो बॉडीज हैं जिनके पास मास है। ओके, हर्ष गुप्ता का है, हर स्ट्रीम देखता हूं सर और सब्सक्राइब भी कर रखा है। आप कमेंट नहीं करते, हर स्ट्रीम देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, इसलिए मुझे पता नहीं है, राइट। लाइक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। जो जैसे मेरी अपने कोचिंग जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने क्या चीजें नोटिस की है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास में अटेंटिव तो रहते हैं लेकिन वो कभी कुछ बोलते नहीं, राइट। उन्हें सारी चीजें शायद समझ आती रहती हैं, इसलिए वो जनरली पूछते नहीं है, वो ज्यादा बोलते ही नहीं है टीचर से। सो टीचर्स को देखो, वो स्टूडेंट्स भी ज्यादा याद नहीं रहते, राइट। टीचर्स को सिर्फ 2 तरीके के स्टूडेंट्स याद रहेंगे, एक जो ऑब्वियसली जो पढ़ने में अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा बातें करेंगे, सारे डाउट्स पूछेंगे, एक्स्ट्रा डाउट्स पूछेंगे, है ना, वो। और दूसरे जो काफी शोर करते हैं, जो काफी परेशान करते हैं, जो पढ़ते नहीं है, राइट। तो ये बेचारे ये बच्चे जो होते हैं ना, जो बोलते नहीं है कुछ, जो कभी कम्युनिकेट नहीं करते, वो बच्चे थोड़े से टीचर की नजरों में वो पहचान ही नहीं पाते हैं टीचर्स, क्योंकि उन्होंने कभी कांटेक्ट ही नहीं किया सही से, राइट। कोई बात नहीं हर्ष गुप्ता, सो अगर कोई भी डाउट आए, नो प्रॉब्लम, अगर आप नए हैं, मतलब अगर आप सारी स्ट्रीम देखते हैं, सो फिलहाल के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट करिए, राइट। सो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, ज्यादा डिविएट नहीं होता हूँ, राइट। सो क्या था, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन सर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मास हो, राइट, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, राइट। और जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स होता है, and that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, right. Similarly Coulomb's law जो है वो काफी कुछ सिमिलर है, हालांकि कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन ये काफी कुछ सिमिलर है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, राइट। कैसे सिमिलर है, तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और लेट्स से हमने उन दोनों को r डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, सो उन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, ये रिपल्सिव भी हो सकता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, जो कि हम देख चुके हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले 2 चार्जेस ड्रॉ कर देता हूँ कि ओके लेट्स सी, ये हल्का सा मैं यहाँ पे 2 चार्जेस ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं कि एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2, राइट। सो लेट्स से ये Q1 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और यहाँ पे है हमारे पास Q2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R, राइट। सो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन येट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स which they both are applying on each other is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके हर्ष गुप्ता, आपकी एक्सप्लेनेशन है इतनी अच्छी कि डाउट्स आते ही नहीं, हो थैंक यू सो मच, राइट। सो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, उसका जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, राइट। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के, राइट। सो ये दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ठीक है। सो देखिए, अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर देता हूं, ठीक है। सो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी कि द फोर्स इज proportional to Q1 Q2 divided by R square. I'm talking about the magnitude of force, ठीक है। ओके, अब देखिए जब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या होगा,
एक कांस्टेंट आएगा। अभी अज्यूम करते हैं कि इसको हमने वैक्यूम में रखा हुआ है, राइट, इन दोनों चार्जेस को। सो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं लेट्स से के ई से, इसी को कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। सो के ई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स की वैल्यू आई है यही इक्वेशन दी थी कूलम्स लॉ ने। ग्रीष्मा क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अभी मैंने आज ही कूलम्स लॉ स्टार्ट किया है, राइट, सो हाउ कैन आई डायरेक्टली जंप इनटू क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तब तक आप एक क्वेश्चन बताइए ग्रीष्मा, अगर आपको क्वेश्चन इतना ही करना है कि जल्दी से बताइए कि क्या दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर लिखिए, इसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा, ठीक है। क्या दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पूछा तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। सो ये समझ आया, जो दो फोर्सेस जो ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के होता है। जब हमने जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां से हटाया तो क्या आया, हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, सॉरी, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया। इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट, राइट। और अगर आपने इसको, इन चार्जेस को कहां पे रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इस कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ यूनिट्स। मुझे कौन बताएगा यूनिट फॉर के? यूनिट फॉर के के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से एक ब्रैकेट बना देता हूं, वहां पे बात करते हैं यूनिट की। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप यूनिट की बात करें, राइट, जब भी आपसे कोई किसी चीज की यूनिट पूछ रहा है और लकीली आपको उसका फॉर्मूला पता है, तो आप उसके फॉर्मूला से ही उसकी यूनिट बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए, F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आपको किसकी यूनिट चाहिए, K की। सो आप K को एक तरफ रखिए, बाकी चीजों को आप इधर उधर ले जाइए, राइट। कैसे ले जाएंगे भाई बाकी चीजों को इधर उधर, तो K को एक तरफ रखते हैं, ये हो जाएगा K will be equal to FR² by Q1 into Q2। क्लियर है ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन, R is the distance, so उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर, so R² will be मीटर स्क्वायर डिवाइडेड by Q1 Q2। Q1 क्या है, चार्ज, Q2 क्या है, चार्ज, so दोनों की यूनिट्स कूलम है, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। So this Newton meter square divided by Coulomb square, this is the unit of K। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। So किसी भी इक्वेशन में आपको किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए तो आप इस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको कूलम्स लॉ। अब ये जो K है ना हमारा, जो KE है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इस K को आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा, 1/4πε0 लिखा रहता है, राइट। तो आप इस तरीके से भी K को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे यहाँ पे ε0 क्या है, राइट। सो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का मतलब ये वैक्यूम की बात हो रही है, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर दैट ε0 इज परमिटिविटी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अगर मैं कहूं ग्रीष्मा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव भी एक स्पेशल केस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सो मैं यहाँ पे पहले बताता हूं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज दिस ε0, क्या ना। आप ε0 की वैल्यू भी वैसे खुद से निकाल सकते हैं। देखिए K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, राइट। सो आप इसमें आप 4π से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/ε0 की, और ε0 की वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आपको समझ आया। अब देखिए ये परमिटिविटी होती क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों को एक्चुअल में सही से समझ नहीं आती है, राइट। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, वो इतना ध्यान भी नहीं देते, वो बस फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चंस कर लेते हैं और उन्हें सही से इसका लॉजिक नहीं समझ आता। तो देखिए परमिटिविटी क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो वो परमिएबल का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को परमिट करना, किसी चीज को अलाउ करना, यही होता है ना परमिटिविटी का मतलब, ठीक है। सो अगर किसी चीज की परमिटिविटी ज्यादा है, आई एम टॉकिंग अबाउट इस केस की, राइट। सो अगर कोई मीडियम है उसकी परमिटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, वो आप अगर उस मीडियम में कोई चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज को अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए अच्छे से परमिट कर रहा है ना। तो ये मतलब होता है परमिटिविटी का।
और क्या होगा अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी, तो चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा। टू बॉडीज, ग्रीष्मा का है टू बॉडीज हैविंग सेम चार्ज, एक्चुअली टू बॉडीज हैविंग सेम चार्ज रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल करती है ना ग्रीष्मा। लेकिन एक स्पेशल केस होता है जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को काफी क्लोज रख देते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज और एक छोटा पॉजिटिव चार्ज जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब उनको बहुत पास रख देंगे तो इंडक्शन की वजह से उन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। विल गो इनटू दैट, लेकिन अभी ये मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात हो रही थी यहाँ पे, तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, मतलब वो चार्ज को ज्यादा अच्छे से अलाउ करेगा कि वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप कर पाए, राइट। और अगर वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से डेवलप कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका मीडियम पोलराइज हो जाएगा, राइट। पोलराइज क्या होता है, जिस तरीके से आपने इंडक्शन पढ़ा ना, वही उसको मैं नेक्स्ट पेज में क्लियर करता हूं अच्छे से, राइट। सो सपोज कीजिए कि इफ मैं यहां पे लिखता हूं, इफ मीडियम इज हैविंग मोर परमिएबिलिटी, हैविंग मोर परमिएबिलिटी, देन इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका मीडियम जल्दी पोलराइज हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देन इट विल गेट मोर पोलराइज, ओके, देन it will get more polarized, है ना। ज्यादा पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले देखिए आखिर ये पोलराइजेशन होगा किस तरीके से, किसको कहते हैं पोलराइजेशन, इसको मैं एक दूसरे कलर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। सो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और इसको हमने किसी इस तरीके से, ये मीडियम में बना रहा हूं, इसको हमने किसी मीडियम में रखा हुआ है। अगर इस मीडियम की परमिएबिलिटी ज्यादा है, राइट, अगर इस मीडियम का एप्सिलॉन ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये पोलराइज ज्यादा हो जाएगा। पोलराइज होने का मतलब इसमें इंडक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो परमिएबल अगर ये ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि मीडियम में एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, राइट। ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, राइट। सो अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ होगा Q2, तो इस Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट रिड्यूस्ड। जब आप कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से ये समझ आएगा। वैसे उसमें भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम अच्छे से पढ़ते हैं काफी डिटेल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से और फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, समझ आया, ये चीज समझ आई आपकी। सो परमिएबिलिटी का थोड़ा ये रोल है जो कि आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसमें मैं एक अलग से मैंने टॉपिक बनाया हुआ है जिसमें मैं अच्छे से आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि आखिर जब हम कोई भी दो चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम की जगह किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दूं तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसके फोर्स पे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो हम अच्छे से देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं, राइट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है वो क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो इसके केस में क्या होगा कि सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो तो आपको दिखेगा नहीं, राइट। सो लेट्स यूज दिस कलर ब्लू, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, राइट। मान लेते हैं अभी इस एग्जांपल के लिए कि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, राइट। सो Q2 पे Q1 जो फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, मान लेता हूं वो F1 है, राइट। और जो Q1 पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, या बेटर मैं इसको लिखूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस फोर्स को मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। नाउ एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस आपके इक्वल तो है और अपोजिट आपको दिख ही रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F12 विल बी इक्वल टू F21, और ये कितना है, ये है K Q1 Q2 by R square if R was the distance between them, ठीक है।
लेकिन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। सो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मे बी आपको ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, राइट। नेक्स्ट चीज देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये सेंट्रल फोर्स होता क्या है, नाम में ही इसका सब कुछ सॉल्यूशन है। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स जो कि एक्ट करे अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। देखिए जिसको जो भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताते रहिएगा। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? force which acts along the line joining their centers, ठीक है। so electrostatic force is also a central force, जो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स है वो देखिए हमेशा इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कीजिए, इसी लाइन के अलोंग एक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्रीष्मा ने 2 मैसेजेस डिलीट कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स along the line joining center, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलिए वेरी गुड, कोई भी डाउट हो तो आप बताते रहिए। अब एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये भी काफी सिंपल प्रिंसिपल है। देखिए ये कहेगा कि अगर आपके पास लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। Q2 हमने यहाँ पे रखा हुआ है, Q3 हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सो Q1 पे दोनों बॉडीज फोर्सेस लगा रही होंगी, लेट्स से ये सारे पॉजिटिव हैं। अभी मैं ओके क्लियर है, यस। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा इजी रखने के लिए, समझाने के लिए मैं सबको पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, राइट। सो मान लेते हैं ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगा रहा होगा, राइट। यहाँ पे मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, राइट। सो जो Q2 फोर्स लगा रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अवे फ्रॉम Q1 होगा, मतलब है ना, Q1 को वो बाहर की तरफ पुश करेगा क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो आपको Q1 पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर, ये मैं F2 लिख रहा हूं, ये फोर्स बिकॉज ऑफ 2 है, राइट। ये F12 लिख देता हूं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। और जो Q3 होगा वो इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे मैं वेक्टर नोटेशन डाल देता हूँ, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा, राइट, मान लीजिए Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स जो लग रहा है वो Q3 के इंडिपेंडेंट है, राइट। मतलब Q2 को जितना फोर्स Q1 पे लगाना होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि Q3 कितना लगा रहा है, राइट। Q2 को जितना धक्का देना होगा वो धक्का देगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि Q3 मना कर दे कि नहीं बेटा मैं भी फोर्स लगा रहा हूं आप मत लगाओ, राइट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज कि फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज बिकॉज ऑफ एनी अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द चार्जेस। बहुत कंफ्यूजन हो गया क्या? लेकिन हिंदी में आप इसको समझिए कि किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा होगा दूसरा चार्ज, वो किसी थर्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ग्रीष्मा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका स्टेटमेंट भी देना जरूरी है क्या? स्टेटमेंट आप समझ गए ना कि क्या बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? यही है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ठीक है, कि Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, रुकिए, कि द टोटल force on a given charge, total force on a given charge is the vector sum। वेक्टोरियली आप सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स वेक्टर है ना। सो इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। सिंपल, ठीक है, बस इतना ही है। तो मैं इसको अगर नोटेशन इसका लिखना चाहूं, मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि मान लीजिए इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F नेट लग रहा है, राइट। सो जो F नेट होगा वो किसके इक्वल होगा,
वो सारे फोर्सेस के इक्वल होगा जो भी इस पे लग रहे होंगे, F1, F2, F3, इन सबका जो सम होगा, वेक्टर सम, वही इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि ये जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव इन नेचर ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे, राइट? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जिसका वर्क डन डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे इस पे डिपेंड करेगा, राइट? सो वर्क डन, यहां पे मैं लिख देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इस केस में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, राइट? डिपेंड्स किस पे? ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? यस, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वेट किस चीज का कर रहे हो? ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म समझते हैं, राइट? कूलम्स लॉ को हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म हम कूलम्स लॉ का कैसे लिखेंगे? तो मान लेता हूं कि इस पे कुछ, एक सेकेंड, इसको जो भी एनोटेशंस हो रहे हैं इरेज करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट? और ये स्ट्रेट लाइन बन जाओ, बन गया। और मान लेते हैं कि ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है? आपके पास एक पॉइंट है, मान लेता हूं ये, यहाँ पे आपने Q1 रखा हुआ है, राइट? पोजीशन वेक्टर आप सभी लोगों को पता है, प्लीज बताइए। 10th क्लास में आप लोग पोजीशन वेक्टर तो पढ़ चुके होंगे ना? प्लीज जल्दी से बताइए, पोजीशन वेक्टर आपको पता है कि नहीं? सो मान लेते हैं कि ये चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पे कौन सा है? ये है Q1, और एक दूसरा चार्ज हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज है हमारे पास Q2, राइट? Q1 का पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए, आप लोगों को पोजीशन वेक्टर पता है कि नहीं यार? ये बताओ जल्दी से कमेंट करके। सो मान लीजिए जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है मैं बता ही देता हूँ। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन से लेके उस चार्ज तक जो आपका एक वेक्टर जा रहा है, जो एरो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, राइट? जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपकी ओरिजिन है, राइट? सो ओरिजिन से लेके इस चार्ज तक जो आपका ये जो वेक्टर जा रहा है, यही होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 हो गया, राइट? और Q2 के लिए ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, राइट? सो मान लेते हैं कि हमने ये जो दो चार्जेस रखे हुए हैं, उन दोनों चार्जेस के पोजीशन वेक्टर R1 और R2 रिस्पेक्टिवली हैं, राइट? तो हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, अब हमें कूलम्स लॉ लिखना है इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इसमें भी हम क्या करते हैं, अच्छा सिंपल करने के लिए इसमें भी मैं ले लेता हूं कि ये मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस ही हैं, ठीक है ग्रीष्मा? चलिए, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सबसे पहले कूलम्स लॉ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है हमें वो निकालना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट? तो Q1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताइए? ये पॉजिटिव है Q2, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q1 पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, राइट? तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं जो कि Q2 से स्टार्ट हो रहा है, इस वेक्टर की बात करूं जो कि Q2 से स्टार्ट हो रहा है और Q1 पे जा रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिख सकते हैं ना, देखिए R2 वेक्टर, मान लीजिए इस वेक्टर को अभी मैं X वेक्टर नाम दे रहा हूं, तो आप क्या लिख सकते हैं? मैं साइड में लिख के बताता हूं। आप लिख सकते हैं दैट R2 वेक्टर प्लस X वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, राइट? तो X वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समझ आया आप लोगों को? तो जो हमारा इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है जो कि Q2 से Q1 जा रहा है, वो वेक्टर क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर है। इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी, तो ये तो मैं इरेज करता हूं, ये तो आप समझ गए अच्छे से, राइट? सो मैं यहाँ पे वेक्टर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये हमारा कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है हमारा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? K या 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R क्या है दोनों के बीच का? ये, राइट? लेकिन ये वेक्टर नोटेशन है तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना आप, मैग्नीट्यूड है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर
ये मैग्नीट्यूड, राइट। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए, राइट। तो डायरेक्शन क्या है, देखिए अगर मैं फोर्स ऑन Q1 की लिखूं यहाँ पे कि Q1 पे कितना फोर्स हो रहा है, तो आपको डायरेक्शन पता है, आपको डायरेक्शन उसका क्या होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है मेरा फोर्स ऑन Q1, क्लियर। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखने की कोशिश करता हूं कि फोर्स ऑन Q1 की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, क्या होगी डायरेक्शन, देखिए। सो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है, देखिए ये डायरेक्शन है ना R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की, तो इसी डायरेक्शन में Q1 पे फोर्स लग रहा है ना ग्रीष्मा। सबको समझ आ रहा है या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहिए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस फोर्स में जो मैग्नीट्यूड है इसमें बस हमें एक डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देनी है, जिससे हमारा ये जो फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, राइट। सो इस वेक्टर के अलोंग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1। सो यूनिट वेक्टर क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलो, सो यूनिट वेक्टर से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यूनिट वेक्टर, राइट। किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको यूनिट वेक्टर मिलता है। मतलब उस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 1 यूनिट, राइट। सो अब आपको यूनिट वेक्टर मिल गया है, राइट। इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं, जो हमने ऊपर यहाँ पे फोर्स का जो लिखा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, किस कलर से लिखते हैं, रेड कलर, काफी इंपॉर्टेंट है, डिविएट ना हो इसलिए रेड कलर से लिखते हैं, ठीक है। सो वेक्टर नोटेशन मेरा क्या होना चाहिए इसका, देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा कि जो फोर्स है ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ K Q1 Q2 बाई, अरे स्क्वायर लिखना भूल गया, किसी ने बताया भी नहीं, R1 माइनस R2 का स्क्वायर था ना वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। सो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका स्क्वायर, राइट, इनटू यूनिट वेक्टर यहाँ पे आप लिखेंगे, राइट। यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए ये वाला वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर लिखता हूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर करने के लिए इसको क्या करेंगे आप, ये एस स्क्वायर था, कोई बता नहीं रहा था ग्रीष्मा, R1 माइनस R2 ये, राइट। तो इसको मैं नीचे इधर फाइनली लिख देता हूं, देखिए ये आपके पास क्या बन के आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो वेक्टर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर और ये 1, राइट, ये क्यूब हो गया, और ऊपर में आपका रहेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समझ आया या नहीं आया, वेक्टर फॉर्म सबको समझ आया या नहीं आया, राइट। सो इट वाज क्वाइट इजी, हमने कुछ भी नहीं किया है, देखिए हमने सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, सिर्फ जो फोर्स था उसमें उसकी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करती, डायरेक्शन क्या थी, R1 माइनस R2 वेक्टर की डायरेक्शन, राइट। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए था, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए था, राइट। तो हमने इसको इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सो सॉरी, ठीक है। तो ये समझ आया, वेक्टर फॉर्म समझ आ गया सबको। तो ये आपने लिखा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह सिर्फ R2 माइनस R1 लिख देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्लियर है ना। आई गेस इट इज नाउ वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा ये तो, राइट। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए ये समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जल्दी से बताइए, आई गेस समझ आ गया होगा, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। चलो, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, राइट, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई होप ये सारी चीजें आपने कर ली होंगी, वैसे आप लोग तो काफी रेगुलर स्टूडेंट्स हो मेरे, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं थोड़ा हैप्पी फेस बना देता हूँ, इसके बाल नहीं थे, बाल बना दिए, कान बना दिए, ओके। चलो,
ठीक है, तो ये क्लियर है। तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? और आपने पढ़ा होगा, चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ पहले। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या है कि देखिए, कूलम्स लॉ सबसे पहले पॉइंट चार्जेस पे ही वैलिड है। सो कूलम्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है, यहाँ पे लिखता हूं, चलिए पहला क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, राइट? रियलिटी में हालांकि पॉइंट चार्जेस का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो आप रियल लाइफ में नहीं देख पाएंगे, राइट? ये एक आइडियल सिचुएशन है, बट व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट चार्ज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, राइट? कोई ऐसा चार्ज जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन नेग्लिजिबल साइज हो, राइट? तो नेग्लिजिबल, ये स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं लिखी है मैंने, आई गेस, नेग्लिजिबल साइज, राइट? सो चार्ज ऑफ नेग्लिजिबल साइज विल बी कॉल्ड पॉइंट चार्ज, राइट? तो अगर आप कोई बड़ी सी बॉडी लें, जैसे कोई लेट्स से ये बॉटल है और बॉटल के ऊपर चार्ज है, राइट? और एक यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है, और आप इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ से इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो कूलम्स लॉ विल नॉट गिव यू द आंसर, नॉट गिव यू द परफेक्ट आंसर, राइट? समझ रहे हैं ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज पे वैलिड है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? नेग्लिजिबल साइज, चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन साइज में वो एक पॉइंट साइज का हो, पॉइंट साइज, राइट? इसीलिए उसको नेग्लिजिबल साइज बोल रहा है। Applied in those cases where inverse square is obtained। नहीं, देखिए, इनवर्स स्क्वायर तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, हालांकि आप बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड बॉडीज होती हैं जिनका साइज बड़ा होता है, आप उसमें किस पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, राइट? जैसे ग्रेविटेशन में हम लोग क्या करते थे कि अगर पॉइंट मास की बात करते थे हम लोग उसमें, है ना? तो एक और चीज है, देखिए, पॉइंट चार्ज का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी चार्ज को हालांकि पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? लेट्स से यहाँ पे कि एक बॉडी है Q1, राइट? और ये बॉडी है Q2, ये चार्ज बॉडीज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R है। सो इन दोनों को आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं अगर इन दोनों का जो साइज है ना वो काफी छोटा हो इस R के कंपैरिजन में, राइट? इफ देयर साइज is very less as compared to the distance between them, right? Like देखिए, मैं अभी गाजियाबाद में बैठा हूँ, ठीक है? मेरा साइज उतना ज्यादा बड़ा तो है नहीं, और अगर मैं सपोज करिए कि मैं एक चार्ज हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ गाजियाबाद में बैठा हूँ, और कोई मेरा फ्रेंड है जो भी वो भी चार्ज बॉडी है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है। सो ये जो डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर साइजेस। तो इसीलिए इस केस में मैं खुद को और अपने फ्रेंड को पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूँ, राइट? जैसे आप अगर सैटेलाइट से देखेंगे तो हम दोनों तो दिखेंगे नहीं, मैं और मेरा फ्रेंड तो दिखेगा नहीं क्योंकि पॉइंट साइज है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो दिखेगा ना। तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हैं किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज, ठीक है? समझ गए आप? ओके। चलिए, एक और चीज है कि, चलिए ये बात तो आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इट इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 to the power -15 मीटर्स, ठीक है? सो 10 to the power 15 मीटर्स के आप और कम डिस्टेंस में अगर जाते हैं, सो उस केस में आपका कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, राइट? आपने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। आप इसी के रिलेशन से आप सब समझिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, एक जो हमारे पास ये छोटा सा न्यूक्लियस है, राइट? इस छोटे से न्यूक्लियस में हमारे पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सब कुछ है, राइट? तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, एज यू ऑल नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक? सो अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सो इसको क्या होना चाहिए? काफी ज्यादा, बहुत कम डिस्टेंस है, राइट? सो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक वो क्या है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो अगर ये आर बहुत छोटा है तो फोर्स तो बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, राइट? सो आखिर ये दोनों प्रोटॉन्स जो सेम पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन दोनों को इस छोटे सी न्यूक्लियस में बाउंड करके रखे हुए है? वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके बारे क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना? जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है यूनिवर्स का, राइट? तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड नहीं करता है चार्ज के साइन पे। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में भी सेम फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में भी सेम फोर्स लगाएगा, क्लियर है ना? लेकिन ये फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इफ द डिस्टेंस इज
comes into existence only if the distance is less than 10 to the power minus 15 meter, right? Comes into existence when distance between charges is less than 10 to the power minus 15 meters, right? So जब दो चार्जेस के बीच का difficult to apply when charges are in arbitrary shape. Yes, it's very difficult to apply. जैसे law of gravitation भी हम अप्लाई करते थे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता था, राइट? तो देखिए इसीलिए तो हम लोग कूलम्स लॉ में हम लोग पॉइंट चार्जेस पढ़ते हैं, राइट? लेकिन जब हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज की स्टडी करते हैं उस समय हम लोग कूलम्स लॉ की बात नहीं करते, उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, राइट? सो आखिर हमने जो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन हम दो तरीके से पढ़ते हैं। जब पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, छोटे चार्जेस की बात करते हैं, तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, और जब हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप रिंग की बात करेंगे, राइट? जब आप एक डिस्क की बात करेंगे या एक प्लेन सर्फेस की बात करेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग, तो उस केस में हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं क्या? नहीं, हम कूलम्स लॉ अप्लाई करके एक डिराइव कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, है ना? सो इसीलिए दो आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना? पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही आप हमेशा कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। एक्सटेंडेड बॉडीज, एक्सटेंडेड चार्जेस पे आप ये कूलम्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज नॉट इवन वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स। ये सारी चीजें आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं आपको। टॉपिक है हमारा चार्जेस इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जब हम दो चार्जेस को डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, राइट? तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद आना चाहिए। इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता था कि जो फोर्स है एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे, वो किसी दूसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट? वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें एक बात पता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके। मान लीजिए एक बॉडी है जिसपे चार्ज Q1 है। yes एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट पे हैं तभी हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं ना अभी। जब चार्ज मोशन करेगा, राइट, जब वो किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी v से मूव करेगा तो वो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, राइट? यहाँ पे मैं लिख दूं क्या वो भी, चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ पे देखिए चार्जेस एट रेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? जो चार्ज रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, राइट? और जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? चलिए सो ये तो हो गई इसकी बात। मैं अभी जो बात कर रहा था वो था, टॉपिक था हमारा चार्जेस प्लेस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। सो अगर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम हम अगर इन दोनों चार्जेस को एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पूछना चाहिए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, राइट? सो क्या होता है, इसको इरेज करते हैं, आप समझ चुके हैं ये, राइट? ये ऐसे भी इसके ऊपर कवर कर रहा है। सो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? a substance or medium that can sustain a static electric field, या in simple words आप समझिए कोई भी इंसुलेटर जो होता है ना, वो इंसुलेटर ही कहलाता है हमारा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? आप किसी कंडक्टर को डाइइलेक्ट्रिक कभी नहीं बोल सकते, कोई मेटल कभी भी डाइइलेक्ट्रिक नहीं हो सकता है, राइट? सो मान लिया कि हमारे पास ये दोनों चार्जेस हैं जिन्हें हमने r डिस्टेंस दूर रखा हुआ है किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक है? सो इन दोनों के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में आपकी जो परमिएबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो जो आप फोर्स लिखेंगे ना, वो फोर्स क्या लिखेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड वो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, राइट, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये क्या है? ये होगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस मीडियम की जिस मीडियम में ये रखा हुआ है, ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? ये है परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए जो हमारा एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू k के इक्वल होता है, वेयर दिस k इज कॉल्ड
द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। के को क्या कहा जाता है? के को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। आप इसको इस तरीके से भी, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट आर, इसी को के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है, राइट। सो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करूं तो देखिए 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मेरा फोर्स इन वैक्यूम था। मान लीजिए मैं उसको F से रिप्रेजेंट करता हूं, F इन V से रिप्रेजेंट करता हूं, राइट, डिवाइडेड बाई K हो गया, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि फोर्स डिक्रीजेस बाई अ फैक्टर ऑफ K, है ना। जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में वो डिक्रीज हो जाता है बाई अ फैक्टर ऑफ के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी, जो अभी तक मैंने बताया नहीं है, राइट, कि ये जो फोर्स जो देता है ना, कूलम्स लॉ जो फोर्स की बात करता है, वो एक्चुअली वो फोर्स नहीं होता कि जो दो बॉडीज एक दूसरे पे लगा रही हैं। एक्चुअली ये नेट फोर्स की बात करता है, राइट। तो एक्चुअल में नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है, राइट। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछे, ये क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं, कि अगर आपसे इस केस में पूछा जाए कि Q2 पे Q1 की वजह से क्या चार्ज होगा, राइट, Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो दैट फोर्स इज स्टिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं फोर्स ऑन Q2 because of Q1 will remain same, समझे। Q2 पे Q1 जो फोर्स लगाता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालने की वजह से चेंज नहीं होता, समझे, लेकिन नेट फोर्स चेंज हो जाता है। नेट फोर्स क्यों चेंज हो जाता है? मैंने बताया था ना कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब आप चार्ज को रखेंगे, राइट, तो क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है आपका वो पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज हो जाने की वजह से, मैं आपको दूसरे कलर से यहाँ पे बताता हूँ, पोलराइजेशन की वजह से क्या है, एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये मीडियम है, राइट, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है मीडियम में, और नेट फोर्स ऑन Q2 डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि जब हमने दो चार्जेस को किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया वैक्यूम के अलावा, तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स था, जो Q1 Q2 पे लगा रहा था या जो Q2 Q1 पे लगा रहा था, वो फोर्स नहीं बदलता है, समझे। क्या बदलता है? नेट फोर्स बदल जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भी एक फोर्स लगाने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो नेट इफेक्टिव फोर्स होता है किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, वो फोर्स कम हो जाता है, ठीक है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे तो मुझे मार्क कर देना चाहिए, लिख देता हूं काफी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको आप मत भूलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, सो भूलिएगा मत इसको। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि जब हम किसी दो चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं तो नेट फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ k, लेकिन एक्चुअल फोर्स बिटवीन दीज टू व्हिच Q1 इज अप्लाइंग ऑन Q2 विल रिमेन सेम, राइट। यही हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी पढ़ा था, राइट। सो ओके, इसके लिए मैंने अलग ही पेज बनाया हुआ था, तो यहाँ पे बस मैं आपके लिए नोट लिख देता हूँ, राइट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नोट है। व्हाट इज द नोट? The note should say that when charges are placed in dielectric medium, right, net force on each charge reduced gets reduced by a factor of, what is the factor? By a factor of k,
ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, बाई अ फैक्टर ऑफ k which is the dielectric constant of the medium, right, which is the dielectric constant of medium। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एक जो नोट जो आपको मैंने काफी इम्पोर्टेंट बताया है, वो इम्पोर्टेंट क्या है, बट द फोर्स ऑन, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, बट द फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2 और वाइस वर्सा, राइट, मतलब Q1 पे Q2 का चार्ज या Q2 पे Q1 का चार्ज will not change। ठीक है, नेट जो आपका चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, गेट रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ k बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चंस इस पे करेंगे अच्छे अच्छे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए क्लास को एंड करने का टाइम हो गया, इट्स टाइम टू से गुड बाय, राइट, बट प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया। एंड आई होप आप नेक्स्ट क्लास में भी आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, जिसमें हम करेंगे कूलम्स लॉ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड कुछ ढंग के क्वेश्चंस, एंड फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जिसमें हम मोशन ऑफ चार्जेस पढ़ने वाले थे, उससे पहले हम चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे हम देते हैं, मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ा अलग अलग, राइट। फिर हमने उसके बेसिक जो लॉ है, जो पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट था ऑब्वियसली, तो कूलम्स लॉ हमने पढ़ लिया, और डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। और आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनली द मोशन ऑफ चार्ज। ओके, सो आई होप the class was fine, I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा। so at last again like the video, subscribe to our channel, hit the bell icon, जिससे next time आप फिर से मेरी क्लास को सही टाइम पे ज्वाइन कर पाए। और अगर सब कुछ अच्छे से समझ आया तो प्लीज देर ना करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सबको समझ आना चाहिए। ओके, चलो आज के लिए टाटा बाय, थैंक यू सो मच, चलते हैं। अच्छा, तो हम पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में हो के मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन, भले पीठ पे भारी बस्ते।